आदाब, मैं हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस प्रोग्राम में आज बात ग्लोबल पावर इंडेक्स की। इंडियन नेवी रैंक 7 की। दुनिया में बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हर मुल्क अपने मैरीटाइम स्ट्रेंथ को मजबूत करने की कोशिश में है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत अब चौथे नंबर पर है और ये तरक्की अब समुद्री ताकत में भी नज़र आ रही है, जहाँ भारतीय नौसेना ने दुनिया में 7वां मुकाम हासिल किया है। ये सिर्फ एक रैंक नहीं बल्कि भारत की बढ़ती नेवल कैपेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की एक तरह से अहम कड़ी के तौर पर, किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में नौसेना भारत की मौजूदगी को कैसे मजबूत कर रही है और क्या कुछ इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं नेवी में, इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में दो खास मेहमान। कॉमोडोर अनिल जयसिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और वेटरन मैरीटाइम स्ट्रेटेजिस्ट एंड सबमरीन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट और कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो हम पहले शुरुआत श्याम कुमार जी आप ही से करते हैं। दरअसल हमने भी जो अपने शुरुआती जो हमने इंट्रोडक्शन दिया प्रोग्राम के बारे में, उसमें बताया और उसमें भी हमने 2 नंबरों का जिक्र किया है। एक में हम कह रहे हैं कि हम चौथे नंबर पर हैं और दूसरे में ग्लोबल पावर इंडेक्स की जिसमें हम बात कर रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि हम 7वें नंबर पर हैं। हम जानते हैं कि अगर हम अर्थ की बात करें तो उसे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो हमारा सी कह लीजिए, उसको कोस्ट लाइन कह लीजिए, या पूरा का पूरा जो समुद्र सागर है वो कह लीजिए। तो ऐसे में जो रैंकिंग हमारी बढ़ रही है, हमारी स्ट्रेंथ जो बढ़ रही है, तो वो हमारे लिए कितनी अच्छी खबर है और कितनी ज़रूरी खबर है? धन्यवाद मीनाक्षी जी। जय हिंद, सनो वरुणा। बहुत ही सही समय है ये। भारत के प्रधानमंत्री कल INS विक्रांत पर उन्होंने देश को संबोधित किया दिवाली के दिन, और मैं यहाँ दूरदर्शन उर्दू पे मुखातिब हो रहा हूँ देश के लोगों से नेवी के बारे में बताने के लिए। और देखिए, 400 साल की हमारी परंपरा, ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा नेवी की रही है, जिसमें हमने 47 के बाद से अपना योगदान भारतीय जो नौसेना है उसका दिया, और उस हिसाब से हमने एक बेहतरीन सांस्कृतिक और कहते हैं ना जो समुद्री धरोहर है उसे भी हमने बचाया है। नेवी जो नेवल वॉरफेयर करती है उसके साथ ये जो समुद्री जो ब्रिजेज हैं एक दूसरे देशों के, उनको भी बचा कर रखती है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि नेवी का एक अपना तरीका है काम करने का। और आप बात कर रहे हो आज की नेवी की, और ये इसकी भूमिका है आपके प्रोग्राम की। जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात हो रही है, तो जो हमने कहा मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है किसी भी कंट्री की, उसकी भूमि, उसके लोग, या कितनी पावर, मैन पावर है उसमें, कितना बजट डालते हैं वो उसमें, कितनी उनकी फायर पावर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है, इन सब के हिसाब से एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसमें पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की मिलाकर हम देखें तो भारत उसमें चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर अमेरिका, फिर चाइना, फिर रशिया, और फिर हमारे नीचे ब्रिटेन है, और उसके बाद देखिए जर्मनी है, फिर जापान है। इस तरह से नीचे 10 कंट्रीज हैं। और जहां तक नेवी की अगर बात करें तो नेवी की जो फायर पावर इंडेक्स जो अभी ग्लोबल आंकी गई है, जो कि अगर 0.0000 कहें उसको सबसे परफेक्ट हो, तो हम 0.1181 इंडेक्स पे आते हैं। जो हमारी अभी जो स्थिति है वो 5वीं स्थिति पर हम आ गए हैं, जो हम 6-7वें स्थिति पे थे। आज जो फ्लीट की टनेज, 2 तरह से हम नाप सकते हैं इसको, अगर आप समझना चाहें तो फ्लीट की टनेज, जैसे कितने बड़े बड़े शिप्स आपके पास हैं और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म और बड़े फायर पावर के साथ आप समुद्र में हो, और दूसरा कितने नंबर ऑफ शिप्स आपके साथ हैं। ज्यादा शिप्स हैं जैसे, तो आपके नंबर ऑफ शिप्स तो हैं, पर वो छोटे शिप्स हो सकते हैं, कोस्टल डिफेंस के लिए हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं तो इंडोनेशिया हमसे ऊपर था, लेकिन अब इंडोनेशिया से ऊपर आ गए हैं, इसलिए कि उनके शिप्स जो है वो ज्यादा है, लेकिन उनकी जो टनेज है वो बाहर जाने लायक नहीं है, वो ब्लू वाटर कैपेसिटी में नहीं है। तो आज आपको जानकर दर्शकों को बहुत खुशी होगी कि भारतीय नौसेना 5वें पायदान पर आके ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अपना योगदान दे रही है। और ये इसलिए पॉसिबल है कि पॉलिटिकल विल और हमारे देश की जो बजट है, हमारे देश की जो जरूरत है, और हम जो साउथवर्ड लुक अब दे रहे हैं इंडियन ओशन को, और जो एडवर्सरीज की जो वहां पर प्रेजेंस है उसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि भारतीय नौसेना को लगातार बल दिया जाए और एक डिस्टेंट वाटर कैपेबिलिटी के रूप
रूप में, फोर्स के रूप में उसे प्रोजेक्ट किया जाए, ताकि देश को लगातार सुरक्षा की भावना के साथ हम सुरक्षित रखें और सी फेयरर्स को कॉन्फिडेंस देके अपने सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को हमेशा ओपन रख सकें। जी कमोडोर अनिल जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो हमारी बढ़ती हुई स्ट्रेंथ है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है, और ऑब्वियस है अगर हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि हमारा जो अपना कोस्टल लाइन देख लें जिसमें इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसकी हम बात कर लें, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ख़ास तौर से जो जितने भी हमारे पास, जिनको हम ये कह सकते हैं कि अगर उसको हिंदी में कहें तो संसाधन जिसको हम कहते हैं, या हमारे पास जितनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जितनी कैपेबिलिटीज़ हमारी बढ़ती जा रही हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है वो हमारे जैसे नेशन के लिए जिसमें बॉर्डर जो है, अगर हम नॉर्थ और साउथ और LAC LOC उनकी बात करें, उसके अलावा भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना जो कोस्टल एरिया है उसको भी उतना स्ट्रेंथन रखें। जी हाँ, नमस्कार और इस प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया। जहाँ तक हमारी नौसेना की काबिलियत है और हमारी जो मैरीटाइम या समुद्री ताकत का सवाल है, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। भारत एक समुद्री देश है। हमको मालूम है कि हम 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं और उत्तर में हमारे हिमालयन माउंटेन्स है, पर पिछले 75 साल से क्योंकि हमारे ये दोनों जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, चीन और पाकिस्तान, ये बॉर्डर पे कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं, इसलिए हमारा ध्यान हमेशा बॉर्डर की तरफ रहा है और समुद्र की तरफ कम रहा है। पर अगर आप भारत का समुद्री, पहली तो हमारे इतिहास देखिए, 5000 साल पुरानी हमारी मैरीटाइम हेरिटेज है। साउथ ईस्ट एशिया और पूर्वी तरफ और रोम तक, पश्चिमी तरफ हमारे जहाज 3000 साल पहले भी जाते थे और ट्रेड करते थे। तो वो हमारी समुद्री परंपरा है। आज अगर देखा जाए तो हमारी कोस्ट लाइन, भारत की जो कोस्ट लाइन है, जो हमारा समुद्री तट है, वो है 11,094 किलोमीटर लंबा। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है आपके तट से 200 मील तक आपकी वो आपका पानी है, आपकी टेरिटरी नहीं है पर आपका पानी है। वहाँ जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको करनी है, आपको पूरी छूट है वहाँ करने की और किसी और को इजाज़त नहीं है वो करने की। तो हमारा वो 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का EEZ है, और अगर जो नई क्लासिफिकेशन आने वाली है उसमें वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर समुद्री एरिया हमारे नीचे है। इसका हमको पूरा फ़ायदा उठाना है। आप जानते हैं लैंड के ऊपर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, सब देश अब समुद्र की तरफ देखेंगे अपने रिसोर्सेज के लिए। तो ये जो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये हम आगे देखेंगे जैसे टाइम गुजरेगा। तीसरी चीज़ है, 90% हमारा जो व्यापार है और यातायात है वो समुद्र से है। 80% तेल और गैस हमारा समुद्र से आता जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी नौसैनिक शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो यातायात है, हमारा जो ये ट्रेड है, हमारा जो एनर्जी है, इसको कोई खतरा ना हो। और भारत की नौसेना की काबिलियत होनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में जहां भारत का कोई भी इंटरेस्ट हो, वहां हमारी नौसेना के पास काबिलियत होनी चाहिए कि पहुंच के हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। ये है हमारा फंडामेंटल नेवी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है। जहाँ तक हमारी नौसेना का रहा, जैसे कैप्टन श्याम कुमार ने कहा, मेरे हिसाब से हम 7वें नंबर पे नहीं हैं, हम 4थे या 5वें स्थान पे हैं। हमसे बड़ी US नेवी है, फिर चीन की नेवी है, फिर रशिया की नेवी है, और जापान और हम मोरलेस एक जैसे हैं। और दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है कि नेवीज़ को खाली संख्या से नहीं गिना जाता। चीन के पास 400 जहाज़ हैं, अमेरिका के पास 293 जहाज़ हैं, पर जो शक्ति, नौसैनिक शक्ति अमेरिका के पास है, चीन उसके कहीं आसपास भी नहीं है। तो खाली नंबर से नहीं होता है, काबिलियत क्या है उस नेवी की, उससे देखा जाता है। दूसरी चीज़ है आपकी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी। आप कितने भी जहाज़ आपको खरीदने हो, बाहर से जाके खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसा हो, पर अगर आपके पास काबिलियत है अपने जहाज बनाने की और अपने आप को आत्मनिर्भर करने की, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो हमारे यहाँ है। अभी हमारे 60 जहाज और पनडुब्बियां भारत में बन रही हैं, सारी की सारी भारतीय शिपयार्ड्स में बन रही हैं। 70 से ज़्यादा प्रतिशत उसमें हमारा इंडिजिनस कंटेंट है। तो ये एक और चीज़ है जो हमारी शक्ति को दर्शाता है। बिल्कुल, चलिए इनके बारे में और भी मैं आपसे डिटेल में समझूंगी, लेकिन कैप्टन श्याम कुमार जी, जैसा आपने टनेज और फ्लीट की बात की, तो अगर फ्यूचर आउटलुक की हम बात करते
करते हैं। तो इसमें हमारी किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स भी हैं वो भी इसको जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। और अगर हम रैंकिंग तो चलिए हम एक या दो इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन हालांकि वो भी होना नहीं चाहिए, वो भी बहुत प्रिसाइज हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अलग अलग रिसोर्सेज से अलग अलग तरह की जो चीज़ें आती हैं वो एक अलग डिस्कशन का विषय हो सकता है। लेकिन हमारा फ्यूचर आउटलुक जो है वो टनेज और फ्लीट एक्सपेंशन को लेकर क्या कह रहा है? बिल्कुल धरातल की बातें की आपने, और धरातल से मुझे एक बात और याद आती है, जैसा कमोडोर सर ने कहा कि 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर्स हम बढ़ जाएंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो आपको मालूम हो दर्शकों को कि जितना लैंड है 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर्स, उतना ही समुंदर हमारा और है। आप ऐसे देखो, और वो ब्लू वाटर इकोनॉमी जो है, जो फिश है वहां पे, ऑयल रिसोर्स, गैस, नेचुरल मिनरल्स जो हैं वो सब हमारे हैं और हम उनको एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। दूसरे शिप्स वहां से गुजर सकते हैं। 18 माइल तक तो हमारा अपना 18 किलोमीटर तक तो हमारा अपना, एक तरह से वो हमारी जमीन है, वहां तो कोई आ भी नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल जो एक 360 किलोमीटर का जो रेंज है, वहां वो शिप्स आ सकते हैं, और इसलिए हमें बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। पहली बात। दूसरी बात, टनेज और जो फ्लीट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं और धरातल की बात की, हमारी है क्या नेवी। देखिए 60s से, या जब हमने आजादी ली तो टाइप 21 के कुछ जो शिप्स थे ब्रिटेन के, वह उनको लेकर हमने करीब 12, 13, 15 शिप्स जो थे पाकिस्तान, और हमारी जो डिवीजन हुई हम वहां से चले, और टाइप 21 लगातार BBC ब्रॉडकास्ट पे ये शिप्स आते रहते थे। बड़े फेमस शिप थे और रॉयल नेवी के सबसे अच्छे शिप माने जाते थे। हमने वहां से शुरुआत करके सबसे पहले नीलगिरी क्लास के शिप्स बनाए, लिएंडर नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, ये हमने बनाए 70s में, और उनको हमने फ्रिगेट, पहले फ्रिगेट भारत के जो हमारे बनाए गए, वहां से हमने शुरुआत की। एक बड़ा हम्बल बिगिनिंग था हमारा, और मैजगॉन डॉक लिमिटेड से हमने वो शुरुआत की। और उसके बाद फिर हम देखिए, जो जब मैं नेवी में आया 80s, अर्ली 80s में, तो उस समय हमारे रशिया के लगातार डिस्ट्रॉयर्स जैसे राणा, रंजीत, राजपूत, रणविजय, रणवीर, ये डिस्ट्रॉयर्स आए जो पंच डिस्ट्रॉयर थे, वर्ल्ड के टॉप क्लास डिस्ट्रॉयर थे। वो अब करीब करीब वो फेज आउट हो चुके हैं, और उसके बाद से हमने लगातार उस पद्धति और तकनीकी को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने डिस्ट्रॉयर्स बनाने शुरू किए। और हमने फिर उसके बाद देखिए जो दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर करते करते हमने प्रोजेक्ट 15, 15 अल्फा, 15 ब्रावो, और अभी लेटेस्ट जो सूरत, जो प्रधानमंत्री ने जिसे समर्पित किया देश को इस साल जनवरी में, वो INS सूरत था, जो वर्ल्ड क्लास का टॉप स्टिल्थ गाइडेड ब्रह्मोस के साथ फिटेड ये जो शिप्स हैं, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में 40 सेकंड की दूरी पर खड़े थे पाकिस्तान के अपनी ब्रह्मोस के साथ, उनको मौका नहीं मिला। तो ये हमारी कैबिलियत बढ़ी है। और इसके साथ फ्रिगेट्स की बात करें हम, तो लिएंडर के बाद हमने 16 में हमने ब्यास, ब्रह्मपुत्रा, ये हमारे शिप्स बनाए, ये सब के सब हमने इंडिया में बनाए। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया हमने। उसके बाद हमने देखिए जो मिसाइल्स की जो गाइडेड फ्रिगेट्स हैं वो बना लिए। हमने सतपुड़ा क्लास के माउंटेन्स के नाम के ऊपर 4 शिप्स बना दिए हमने। उसके बाद रशिया से 10 शिप खरीदे हैं जो तलवार क्लास के शिप्स हैं। और अब हमको जान के खुशी होगी कि तमाल और जो त्रिशूल है, ये जो शिप वापस जो आ गए हैं इंडिया को रशिया से, इसके बाद अब हम बाहर से कोई भी शिप नहीं खरीद रहे। ये सारे के सारे 3000, 4000, 7000, 8000 टन के शिप हैं। इतनी टनेज है इनकी, इसलिए इनकी मारक क्षमता 30 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, 50 से ज्यादा दिन ये समुद्र में अकेले ऑपरेट कर सकते हैं। ब्लू वाटर, डिस्टेंट वाटर कैपेबिलिटी के साथ ये माने जा रहे हैं। और अब जब हमारे पास INS विक्रांत इंडिजिनसली मेड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से 2022 में प्रधानमंत्री ने जैसे समर्पित किया देश को, उसके बाद से हमारी कैपेबिलिटी, विक्रमादित्य जिसका मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी था विक्रमादित्य प्रोजेक्ट का, उसको हमने रशिया से लिया। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और एविएशन एलिमेंट की बात मैं थोड़ी बाद में करूंगा। इसके बाद तो शिप्स की बात करके मैं यहां पे रोकता हूं अपने को। इतनी टनेज के साथ आज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 20 से ज्यादा करीब फ्रिगेट्स, 15 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन की बात सर करेंगे इसके बाद, वो आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इतनी पावर पंच के साथ भारत की नौसेना आज समुद्र में जब जाती है, तो कल प्रधानमंत्री ने जब डे एंड नाइट ऑपरेशन देखा, पूरे विश्व को दिखाया, जब उन्होंने डे एंड नाइट लैंडिंग और कैपेसिटी जो भारत के शिप्स की है, तो उसको देख के पूरा विश्व चकित होगा कि भारतीय नौसेना कितनी कैपेबल है और कहां तक प्रहार कितनी दूर तक कर सकती है। बिल्कुल, वो विजुअल्स हम सब ने देखे जिसमें प्रधानमंत्री वेव कर रहे हैं और फाइटर जो हैं, प्लेन्स और जेट्स और सब चीजें हैं, वो बहुत ही एक तरह का प्राइड जितने भी इंडियंस हैं उसके अंदर फुलफिल होता है।
है, लेकिन जो पानी है, जो समुद्र है, उसमें कमोडोर अनिल जी सबमरीन्स और इन सब की काफ़ी बात होती है और ये बहुत ही फैसिनेटिंग भी लगता है कि उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे होती है, फंक्शनिंग जो है वो कैसे होती है, लोग उसमें रहते कैसे हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर फॉर आवर नेवी, और उनका ओवरऑल जो एक आउटलुक है वो मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को बताएं, और साथ ही ये भी कि हम कितने ताकतवर हो रहे हैं उसमें अगर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की भी हम बात करते हैं, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया। देखिए, पनडुब्बी एक आधुनिक किस्म का जहाज़ है। ये पानी के नीचे रहता है। किस किस्म की पनडुब्बी है उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिन वो पानी के नीचे रह सकता है। पर नॉर्मल जो कन्वेंशनल सबमरीन होती है, जो ज़्यादातर नौसेनाओं में होती है, उनमें 45 से 60 दिन तक पानी के नीचे रहने की क्षमता होती है। उसके बाद आती है न्यूक्लियर सबमरीन। तो अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो 3 किस्म की सबमरीन होती हैं, 3 किस्म की पनडुब्बियाँ होती हैं। एक होती है परमाणु पनडुब्बी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं, जो न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए चाहिए होती हैं, और वो उन्हीं देशों के पास है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो दुनिया में बस 6 देश हैं जिनके पास ये है। 5 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रांस और यूके, और भारत 6ठा देश है जिसके पास ये काबिलियत है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये समझने की है कि ये काबिलियत हमने खुद डेवलप की है। ये तकनीक हमारी अपनी है। ये सबमरीन हमने इंडिया में डिज़ाइन की है, इंडिया में बनाई है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है जो कोई देश किसी और देश को नहीं देगा कभी। तो हमारे पास अभी 2, इनको हम SSBN कहते हैं, हमारे पास 2 SSBN हैं, 2 और बन रही हैं। 4 SSBN की का महत्व ये होता है कि कम से कम अगर 4 हों कि आप किसी भी टाइम 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, कम से कम एक पनडुब्बी को आप पेट्रोल पे रख सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या है? जब आपके ऊपर परमाणु अगर हमला होने वाला है, आक्रमण होने वाला होगा, दुश्मन को मालूम नहीं है कि जवाब कहाँ से आएगा। दुश्मन को मालूम है आपके लैंड के मिसाइल कहाँ हैं, दुश्मन को मालूम है आपके हवाई जहाज कहाँ से टेक ऑफ करेंगे जिनमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, पर उनको ये नहीं मालूम है पनडुब्बी कहाँ से मिसाइल फायर करेगी, समुद्र में कहाँ छुपी हुई है। तो ये सबसे क्रेडिबल जो हमारी कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर डिटरेंस की, वो हमको पनडुब्बी से मिलती है। इसलिए इतना ज़रूरी था कि हमको ये पनडुब्बी की काबिलियत हमको खुद बनानी थी, और हमने बनाई। और आज हमारे पास, जैसे मैंने कहा, 2 हैं और 2 और बन रही हैं। तो ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काबिलियत है जो बहुत कम देशों के पास है। फिर आती है एक दूसरी कैटेगरी की पनडुब्बी आती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। तो वो परमाणु शक्ति से चलती है, पर जो हथियार होते हैं वो न्यूक्लियर नहीं होते, वो परमाणु नहीं होते, वो नॉर्मल हथियार होते हैं, मिसाइल होते हैं, लैंड अटैक। ये एक ब्लू वाटर नेवी की बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। ये भी खाली 5 देशों के पास हैं अभी, जो 5 देश UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। भारत को रशिया से एक लीज पे मिली थी ये सबमरीन, हमने वो वापस कर दी है, और हम अपनी 2 SSN भारत में बननी शुरू हो गई हैं। तो कुछ सालों में हमारे पास ये काबिलियत भी आ जाएगी, और ये बहुत ज़रूरी काबिलियत है। फिर आती है जो कन्वेंशनल सबमरीन, जिसका मैं पहले जिक्र किया था, जिसको हम SSK कहते हैं। हमारे पास अभी 17 ऐसी पनडुब्बियाँ हैं, और 17 एक बहुत बड़ी पनडुब्बी काबिलियत नहीं है, पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो काफ़ी है। क्योंकि हम जब ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास SSN भी होगी, हमारे पास समुद्री शक्ति सरफेस पे भी है, हमारे पास एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटी भी है। तो सब मिला के जब नौसेना ऑपरेट करती है तो 17 पनडुब्बी जो हमारे पास हैं, वो अभी हमारी जो आज की रिक्वायरमेंट है उनके लिए काफ़ी हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि जहाज़ पुराने होते जाते हैं और उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो नेवीज को बढ़ाना आसान काम नहीं है। अगर आप बोलते हैं आज हमारे पास 150 जहाज हैं, मैं 200 कब होंगे, वो 200 ऐसे नहीं कि आपने 50 और किए तो 200 हो जाएंगे, क्योंकि उस 50 को बनते बनते 30 आपके पुराने जहाज भी रिप्लेस होने होंगे। तो इसलिए नंबर्स को बढ़ाना, और नेवीज जहाज महंगे होते हैं, तो हर एक देश की काबिलियत नहीं है। हमारे पास मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ, मेरे को कोई पूछे कितने जहाज होने चाहिए, मैं बोलूँगा हमारे पास 300 जहाज होने चाहिए। पर हमारी देश के अपने और इतने रिक्वायरमेंट्स हैं, सोशो डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स इतने हैं कि डिफेंस को उतना ही पैसा दिया जा सकता है, और उसमें जितना हम अच्छा काम कर सकें उतना हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा फोर्स स्ट्रक्चरिंग पनडुब्बीज की। जहाँ तक कि पनडुब्बीज में आपने जिक्र किया ज़िंदगी कैसी होती है, वो पानी के नीचे 60 दिन रहने की अपने चैलेंजेस होते हैं। पर जैसे मैंने 18 साल काटे पनडुब्बियों में, एक्चुअली अंडर वाटर, तो
उसकी आदत पड़ जाती है हमको थोड़े दिनों में। बिकॉज वो मतलब सुनने में और देखने में बड़ा फैसिनेटिंग तो लगता है, बट आई कैन अंडरस्टैंड वो उतना ही चैलेंजिंग और उतना टफ भी होता होगा, लेकिन हाँ जब यूज्ड टू हो जाए तो शायद, और फिर जब नेशन की बात है तो फिर शायद ये सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं। ये हम बिल्कुल हमारे जो तीनों ही फोर्सेस हैं उनमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे जांबाज हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार जी, हम बायर्स नेवी से जो बिल्डर्स नेवी तक का जो हमारा सफ़र है वो भी काफ़ी फैसिनेटिंग है, और उसमें जिस तरीके की हमारी ग्रोथ है, बिकॉज आपने वहाँ पर भी सर्व किया है और आप उस पर क्लोजली एक तरीके से उस पर नज़र भी बनाकर रखते हैं। हाउ सेटिस्फाई यू आर, और आप अपने हवाले से हमारे व्यूवर्स को किस तरह की ताकत दे सकते हैं? मीनाक्षी जी, बहुत ही माकूल प्रश्न है आपका और ज़रूरी है दर्शकों को समझना। वैसे देखिए, मैं ग्रोथ की बात ऐड करते जल्दी से बता दूं, एविएशन एलिमेंट्स जो हमारी है उसमें भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, और इसलिए हमने आज जो स्थिति है हमारी उसमें हम एयरक्राफ्ट कैरियर 2 ऑपरेट कर रहे हैं, और फ्लीट एयर आर्म जो है, जैसे समरीन सर ने बताया, उसी तरह तीसरा जो डायमेंशन है नेवी का, फ्लीट एयर आर्म, जिसमें हम MiG-29K जो हमने रशिया से खरीदा हुआ है, हमने सीकिंग हेलीकॉप्टर्स खरीदा हुआ है, इन दोनों में एयर टू सरफेस मिसाइल लगी हुई है, और MiG-29 में हमने इजराइल से खरीद के रैम्पेज मिसाइल लगाई है, और DRDO अब नया हेलीकॉप्टर के साथ भी एक मिसाइल बना रहा है और MiG-29 में भी लगाने वाला है। हम अपनी मिसाइल की बात कर रहे हैं। तो स्वावलंबन भारत में ये 2 पहला मैं बात कहना चाहता हूं कि एयर टू सरफेस मिसाइल अगर आपके फाइटर एयरक्राफ्ट में, मैरीटाइम फाइटर एयरक्राफ्ट में लग जाए तो उसका कोई तोड़ नहीं है। और P-8I हमारे पास जैसे मैरीटाइम पेट्रोल सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, उसमें भी हमने एयर टू सरफेस मिसाइल लगा रखा है। मतलब 300-400 किलोमीटर दूर से अपने को सुरक्षित रहते हुए हम सिंध कोस्ट को, हम मकरान कोस्ट को ध्वस्त कर सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। तो ये हमारे DRDO की कैपेबिलिटी है। हम DRDO की कैपेबिलिटी में एक्स्ट्रा जो रॉकेट लॉन्चिंग है, जो सबमरीन को मारने के लिए, वो हम बना रहे हैं। हम जलपरी बना रहे हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स बना रहे हैं, अंडर वाटर की बातें और भी करेंगे हम। तो एविएशन एलिमेंट्स में हम अगर देखें तो अब हम काफी दूर आगे बढ़ चुके हैं। एविएशन ने तो स्वावलंबन भारत 24 में आपने कहा बायर्स नेवी से हम जो सेलर से भी बन गए हैं, बैंक बन गए हैं, तो उसमें स्वावलंबन भारत में एक एविएशन, खासकर नेवी जो है, तीनों सेनाओं में लीड सर्विस रही है। जैसे आपने सुना, हमने पहले चक्रा सबमरीन को लीज पे लिया, उसको ऑपरेट किया, सीखा, और फिर हमने अपनी SSBN बना ली। सरप्राइज था पूरा विश्व इस कारण से। उसी तरह हमने अभी MK-9B जो आप सुन रहे हैं, ड्रोन्स जो अमेरिका से खरीदने वाले हैं, वो हमने ऑलरेडी 2020 से हम भारतीय नौसेना उसको लीज पर लेकर ऑपरेट कर रही है, और हम सीख रहे हैं उससे, और वो हम अब 30 खरीदने वाले हैं, जिसमें से 15 सी गार्डियन जो नेवी को और 8 आर्मी को मिलने वाले, जिस पर आप इतनी सारी कहानी सुनते रहते हो, अमेरिका और भारत की जो बात होती रहती है। बहुत बड़ा वो 40 आवर्स का ड्रोन है, जिससे हम पूरे इंडियन ओशन में सर्वेलेंस कर सकेंगे। तो ये कैपेबिलिटी हमारी, और उसके साथ दृष्टि ड्रोन और जो हमारी सोलर इंडस्ट्रीज है ड्रोन बनाने वाली, वो काम कर रही है साथ में। तो हम जल्दी ही अपना ड्रोन पूरा बनाने लगेंगे, हमने ऑलरेडी बना लिया है और हम बनाने लगेंगे। एयरक्राफ्ट की बात करें तो ट्विन इंजन जो डेकवेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो DRDO डेवलप कर रहा है, ADA डेवलप कर रहा है HAL के साथ, उससे हम MiG-29 के बाद ऑपरेट कर सकेंगे। तेजस मार्क 1 आपने सुन लिया, तेजस ऑपरेट करता है, लेकिन हमें राफेल चाहिए जो हम फ्रांस से खरीद रहे हैं। हमें अपने फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, इसके लिए हमें देखिए 500 करोड़ की बात थी एक्सपोर्ट की 2014 में, और आज 23,000 करोड़ की एक्सपोर्ट हमने की। और आज आपने सुना होगा कल का न्यूज़ ब्राजील का, हम वियतनाम, फिलीपींस, देखिए अर्मेनिया, ये अजरबैजान जो कंट्री लड़ते रहते हैं, उनको हम अपनी पिनाका मिसाइल्स दे रहे हैं, ब्रह्मोस दे रहे हैं, बैटल टेस्टेड। अब हमारे पास प्लेटफॉर्म है, कॉन्फिडेंस है हमारे सेल में, उनको हमारे टेस्टेड इक्विपमेंट में हम उनको कॉन्फिडेंस है, विश्वसनीयता के साथ हमको दे रहे हैं, कॉस्ट बहुत कम और प्रिसिशन अटैक, ये तीनों के साथ हम वेपन उनको दे रहे हैं। लखनऊ से आपने सुना, हमने पहला ब्रह्मोस का खेप रवाना कर दिया है कल, वहां पे 100 से ज्यादा मिसाइल्स साल भर में बनने वाले हैं। नॉर्थ कॉरिडोर, साउथ कॉरिडोर, MSME का योगदान, ये जो न्यूक्लियर सबमरीन बनी, इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे। LNT पूरी तरह से इन्वॉल्व है, MSME पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हमने इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है, पॉलिटिकल विल और बजटिंग, और साथ साथ कई जो चीज है जिसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी एक बैन लिस्ट बना के हमने एक ट्रिगर डाला है, ताकि इकोसिस्टम डेवलप हो और हम भारत में सब कुछ कर सके। इंडियन नेवी से सीख रही है
दूसरी सेनाएं, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं। और ऐसा कहा भी जाता है कि इंडियन नेवी टेक्नोलॉजी में भी और स्वावलंबन भारत में भी सबसे आगे है। और करीब करीब आपको मैंने कहा 100 से ज्यादा डिजाइन हमारे इंडिया में हमने वार्शिप कर लिया। उसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी। हम खुद डिजाइन कर रहे हैं, खुद उनको फ्लोट कर रहे हैं और खुद ऑपरेट कर रहे हैं। कैरियर SSBN के साथ भारत 6 देशों में है, उस क्लब में शामिल है। और जो टनेज और फ्लीट की बात हम लोग कर चुके हैं, तो इस हिसाब से मैं मानता हूं और खुश हूं मैं कि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी में पॉलिटिकल विल, देश की बजट और जरूरत के साथ पूरी तरह से सावधान है, सतर्क है और बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। जी कमोडोर अनिल जी, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि उसके डायमेंशंस बहुत सारे हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर कुछ हमारे ऊपर अटैक होता है उसके लिए हम कितने तैयार हैं। हम पूरे तरीके से तैयार नज़र आ रहे हैं जितनी हमारी बातचीत हुई है। हम इट इज़ नॉट अबाउट ओनली रैंकिंग, हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं आगे और उसमें टेक्नोलॉजी से लेकर और इक्विपमेंट से लेकर हम वेल इक्विप्ड नज़र आ रहे हैं, बातचीत से भी हम कह सकते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट ओनली वॉर। जो पूरा का पूरा कोस्टल लाइन है, एरिया है, सी है, उसके और भी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस होंगे जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हिंदुस्तान के लिए। वो क्या है? देखिए, स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें तो हमारे लिए समुद्र, जैसे मैंने शुरू में कहा, बहुत महत्व रखता है। और भारत एक समुद्री देश है। हमारा समुद्र के ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट हैं हर एक चीज़ के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सी लैंड ट्रेड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, हर चीज़ के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक काबिलियत होनी चाहिए कि हमारी जो समुद्री शक्ति है वो इतनी काबिल रहे कि हम हमारे खिलाफ कुछ भी अगर कोई आक्रमण करने की कोशिश करे तो हम उसको सफल ना होने दें। वो सबसे ज़रूरी बात है। जहाँ तक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का सवाल है, इंडियन ओशन एक अकेला ओशन है, हिंद महासागर एक अकेला ओशन है पूरी दुनिया में जो जिसका एक देश के साथ नाम जुड़ा हुआ है। भारत का, इंडिया का इंडियन ओशन है। ये ऐसे नहीं हुआ है, ये ऐसे नहीं है कि किसी ने नाम इंडियन ओशन दे दिया है, क्योंकि इंडिया इतना इंटीग्रल पार्ट है इंडियन ओशन का। अगर आप नक्शा देखें, अगर आप विश्व के नक्शे को उल्टा करें तो आप देखेंगे कि इतना हिंद महासागर है और उसमें बिल्कुल बीच में एक तिकोना भारत का निकला हुआ है। दूसरी चीज़ जो है वो है कि इंडियन ओशन एक तरीके से यूनिक है। इसमें 5 चोक पॉइंट्स हैं दोनों तरफ, मलक्का स्ट्रेट्स, होर्मुज, बाब एल मंदेब, मेडागास्कर स्ट्रेट, केप ऑफ गुड होप। तो जितना ट्रेड आता है वो इन चोक पॉइंट्स से आता है और इन चोक पॉइंट्स से जाता है। और ये चोक पॉइंट्स की ऐसी लोकेशन है कि जितनी इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स हैं वो भारत की दक्षिणी ओर पे जाके क्रिस क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एक पिवटल स्टेट है इंडियन ओशन का। मतलब अगर भारत चाहे तो पूरी जितनी ट्रेड इंडियन ओशन से जाती है उसको कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, हिंद महासागर में भारत सबसे बड़ी समुद्री शक्ति है और कोई देश नहीं है हिंद महासागर में जो भारत के मुकाबले, जिसकी भारत के मुकाबले शक्ति हो, कोई और देश नहीं है। और भारत ने हमेशा सही का साथ दिया है। तो जिसको हम बोलते हैं मेंटेनिंग गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एट सी, मेंटेनिंग अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ये शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि देश कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिसरप्ट करें। इसमें भारत सबसे आगे है इसको मेंटेन करने में, न सिर्फ अपने लिए पर सारे ट्रेड के लिए। क्योंकि इंडियन ओशन की एक और खास बात यह है कि ये एक अकेला ओशन है जो पैसिफिक ओशन से को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। मतलब जितना ट्रेड पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन जाता है और वापस जाता है वो हिंद महासागर के थ्रू जाता है। इस महासागर से साल में 1,20,000 से ज़्यादा जहाज क्रॉस करते हैं। इनकी अगर आपको सुरक्षा देखनी है, और आजकल ऐसा है समुद्री ट्रेड इतना हो गया, इंटरडिपेंडेंसी इतनी हो गई है कि अगर कोई भी डिसरप्शन हो, जैसे अभी हुती रेबल्स ने जहाज़ों के ऊपर अटैक किया था रेड सी में, वो पूरे एक ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। ये नहीं कि एक देश को इफेक्ट करता है, सारी ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करता है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं। तो भारत आज हिंद महासागर में प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर माना जाता है कि अगर आपको कोई तकलीफ हो रही किसी भी देश को हिंद महासागर में या कोई ऐसी आपत्ति आने वाली है समुद्री क्षेत्र में, तो सब भारत की तरफ देखते हैं कि भारत हमको आके इसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये जब हमारी रेपुटेशन है स्ट्रेटेजिकली, ये बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा पहलू ये है कि आगे का जो ग्लोबल कंपटीशन है, चीन अमेरिका से
चीन अब अगला ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है। उसको मालूम है अगर उसको ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो उसको अमेरिका को हराना पड़ेगा, जो भी ग्रेट पावर कंपटीशन होगा। ये ग्रेट पावर कंपटीशन होगा इंडियन ओशन में, ये साउथ चाइना सी में नहीं होगा, क्योंकि वहां जो चाइना की ज्योग्राफी है वो अलाउ नहीं करती कि चाइना वहां से पूरी दुनिया के ऊपर हावी हो सके। उसको एक ऐसा सेंट्रल ओशन चाहिए, एक सेंट्रल एरिया चाहिए जहां से वो दोनों तरफ पश्चिम ओर और पूर्वी ओर पे अपनी अथॉरिटी जमा सके। वो उसको इंडियन ओशन में मिलती है, और इंडियन ओशन में अगर उसको सुपीरियर होना है तो उसको इंडिया को दबाना है इंडियन ओशन में। और इंडिया को अगर ये रोकना है तो इंडियन नेवी को इतनी शक्ति होनी चाहिए कि चीन की जो नेवी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और हर साल 15 से 20 जहाज वो ऐड करती है अपनी नेवी में, उसको कभी हमारे ऊपर हावी ना होने दें। तो हमें उसकी तैयारी करनी है, आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। दूसरी चीज ये है नेवीज की कि नेवीज रातों रात नहीं बनती हैं। जो आपकी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट आपको लगता है 10 साल के बाद होगी, न्यूक्लियर सबमरीन या तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर या चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी तैयारी आपको आज करनी है, क्योंकि जहाजों को 7 साल, 8 साल, 9 साल लगते हैं बनने में। इमीडिएटली आप नहीं जा सकते कि चलिए मैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले लेते हैं, हमको जरूरत है। तो इतनी आगे की प्लानिंग करनी पड़ती है। इसलिए जो आपका पहला सवाल था, उसमें पहले जो आपने इस सवाल में जो आपने पूछा था, भारतीय नौसेना की जो प्लानिंग है आज वो थ्रेट बेस्ड नहीं है। मतलब हम खतरा देख के नहीं प्लानिंग करते, क्योंकि खतरे बदलते रहते हैं सी में। जब तक आप एक जहाज बनाएंगे वो खतरा टल गया होगा जिसके लिए आपने वो जहाज बनाया है। तो अब हम कैपेबिलिटी बेस्ड प्लानिंग करते हैं कि हमारी काबिलियत होनी चाहिए कि किसी भी किस्म का खतरा आए हमारे सामने, हमारी नेवी में वो काबिलियत होनी चाहिए जिसको हम फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी कहते हैं। ब्लू वाटर फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी के किसी भी किस्म का खतरा है हमारे पास, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास जहाज हैं, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। तो ये है हमारी अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस और फिलॉसफी नेवी की। जी। तो कैप्टन श्याम जी, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की हम बात करें तो हम उसमें बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन बावजूद उसके भी डू यू सी एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस जिसको कि हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, या एकदम सब बहुत अच्छा है और स्मूथ है और देयर इज़ नो एज सच सजेशन? देखिए, सागर की गहराइयों से बात हो रही है, असीम आसमान है उसके ऊपर और समुद्र का बहुत बड़ा विशाल तल। इन पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारी साइलेंट नेवी को हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाते कई बार जमीन पर। लेकिन आज की जो नेवी है और आज का जो देश है और आज का जो रुख है, आज की जो हवा है और आज का जो पॉलिटिकल विल है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है। जो अभी आपने सुना स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट जो इंडियन ओशन की है, और एडवर्सरीज खासकर चाइना जो हमारे जिबूती में आके बैठ चुका है और उसका एयरक्राफ्ट कैरियर चौथा भी अब समुद्र में उतर चुका है और वो एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन ओशन में लाने वाला है। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और उसकी तरफ हम देखकर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की नेवी सिमटी हुई है कोस्टल वाटर्स में और वहीं रहेगी। वो एक लिटोरल नेवी है। साम दाम दंड भेद में साम मतलब तुलना, वही उसको हम खत्म कर देते हैं। दाम कॉस्ट में उनके पास पैसा नहीं है और दंड हमने उनको दिया, और भेद तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। तो हम ऐसे नीति से चलते हैं उनके साथ। पीएलए नेवी को हमें समझना पड़ेगा और पीएलए नेवी के लिए हमें चैलेंजेस देने पड़ेंगे। बजटिंग सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमें चाहिए ही चाहिए। आईएनएस विशाल न्यूक्लियर पावर के साथ आना चाहिए, 60,000 टन के ऊपर का। हमें 3 शिप्स रखने पड़ेंगे ताकि अगर एक जाए अगर डॉकयार्ड में रिपेयर के लिए तो 2 ईस्ट एंड वेस्टर्न फ्लैंक्स पे रहें। हमारी जो अरिधमन की जो ध्वनि सुनाई पड़ने वाली है, तीसरी एसएसबीएन, वो बहुत जल्दी आएगी, चौथी आएगी, और हमें ऐसे और भी बनाने हैं। 12 से ज्यादा हमें न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए 2050 तक, ये हमारा दावा है। और हम चाहते हैं कि 200 से ज्यादा शिप्स, आज के दिन में 54 से ज्यादा शिप्स डॉकयार्ड में हैं और बन रहे हैं। 74 से ज्यादा शिप्स का ऑर्डर दिया जा चुका है और देखिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा की उसमें संपत्ति लगने वाली है। और 2050 तक हम 300 शिप्स और 500 एयरक्राफ्ट के साथ कैपेबल नेवी बनना चाहते हैं। 2047 में हम पूरी तरह से इंडिजिनाइज्ड होना चाहते हैं, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो सरफेस हो, चाहे एयर हो। इसके लिए पैसा चाहिए। एयरफोर्स को स्क्वाड्रन्स चाहिए। हमारी जो सेना की जरूरत है उसमें लैंड फोर्सेस को टैंक्स, तोप्स, उनके ऑर्डिनेंस चाहिए, उनकी भी मॉडर्नाइजेशन चाहिए। तो उसमें हमें बैलेंसिंग करनी होगी। लेकिन रुख ऐसा है कि नौसेना को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि अब जो है जो नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी जो है, जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब चाइना जो घेर रहा है हमें चारों तरफ से, उसके लिए आज देखिए क्या हो रहा है। सिंगापुर के पास आज ही एक शिप चली गई। सिंगापुर ने कहा मलाक्का स्ट्रेट में आप पेट्रोल कर सकते हैं। पहली बार ये हमें मौका मिला है। हमारे शिप्स गए फिलीपींस और जाके पहली बार उन्होंने कोऑर्डिनेटेड
रेट पेट्रोल की। जापान गए हमारे चीफ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर गए एससीओ से पहले। हम ग्रीस गए, हम साइप्रस गए, हम मेडिटेरियन में घुस रहे हैं, वहां जाके हम चाइना को तोड़ रहे हैं। इसके लिए हमें चैलेंजेस चाहिए, शिप्स चाहिए जो देर तक ऑपरेट कर सके, ज्यादा संख्या में हो। हम देखिए मंगोलिया जा रहे हैं, ऊपर से घेर रहे हैं जाके, हम नॉर्वे की तरफ हम जा रहे हैं। हमने सीबेड माइंस के लिए इंडियन ओशन में दावा ठोक दिया है। हम बे ऑफ बंगाल में, चाहे वेस्ट जो मालदीव हो, श्रीलंका हो, या जो हमारे जो म्यांमार का रुख हो, इनको समझदारी से रख के सागर की प्रथा में जो कहते हैं ना सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ ऑल एट सी, वहां पर हम रीजनल ब्रदर के सर्च एंड रेस्क्यू में, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक रोल निभा रहे हैं, ताकि इस एरिया में हम सुपरमेसी रखें, सद्भावना के साथ रखें और ये पड़ोसी देश हमारे साथ रहें। ये भी एक चैलेंज है। इसके लिए भी हमें बहुत डिप्लोमेटिक मैनूवर्स के साथ, फ्लैग शोइंग मिशंस के साथ और दूसरे देशों में जाके काम करना पड़ता है। मीनाक्षी जी, आपको ये बहुत जानकर अच्छा होगा दर्शकों को कि 10 से ज्यादा शिप्स हमारे लगातार बाहर हैं। हमारा हाइड्रोशिप्स या हमारा जो सबमरीन रेस्क्यू शिप है, जो नए बने हैं, निस्तार हो, सतलज हो, ये सब बाहर सर्वे कर रहे हैं, जाके जापान में जाके उनको हेल्प कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हम सद्भावना के साथ इनको अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने साथ ला रहे हैं, ताकि विश्व में जब जरूरत पड़े तो भारत के साथ ये देश खड़े रहें। तो नेवी का जो रोल है, चैलेंजेस वहां है डिप्लोमेटिक एंड फ्लैग शोइंग मिशंस, और एक तरह से लिवरेज लेना दूसरी जगह से। मैं आप एक डंडा दिखाऊं, मैं साउथ ईस्ट एशिया को आप ध्रुव मान लो, आप फिलीपींस साउथ चाइना सी में जाओ, वहां शिप लगाओ, उसका प्रभाव इंडियन ओशन में पड़ता है। फिर मेडिटेरियन में जाओ, मिडिल ईस्ट को आप ध्रुव बनाओ और अरेबियन सी को आप उठाओ, इंडियन ओशन का, अरेबियन सी का प्रभाव ऐसे पड़ता है आजकल। तो ये है चैलेंजेस, और इसके पीछे बजटिंग, फाइनेंस, पॉलिटिकल विल, देश का विश्वास और नौसेना की काबिलियत में लगातार इजाफा, ये बहुत जरूरी है, और तभी हम इन चैलेंजेस को मीट कर सकेंगे। और हमें बहुत ही खुशी है कि भारतीय नौसेना को वो सब मिल रहा है, वो सब संबल मिल रहा है। आप देख रहे हो लगातार डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का जो रुख है, और कल की बात ही करें तो इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है प्लेटफॉर्म पे जाके एनएस विक्रांत से देश को, विश्व को, कि भारतीय नौसेना क्या है, क्या करने वाली है और जरूरत पड़ी तो क्या कर सकती है। बिल्कुल। कमांडर अनिल जय सिंह जी, जो मैं आपसे अब समझना चाहती हूँ, जिसका क्योंकि आपने जिक्र किया और इसीलिए मैंने श्याम कुमार जी से भी पूछा उस सवाल को, और ये कि जब हमें मालूम है चाइना जिस तरह का देश है और चाइना जिस तरीके से जिस तरह की उसकी पॉलिसीज़ रहती हैं, और ऑब्वियसली हम भी सुपर पावर बनना चाहते हैं, हमारा भी लक्ष्य है कि हम 2047 तक न सिर्फ डेवलप्ड नेशन हो जाएं, बल्कि और डेवलप्ड नेशन होने में इन सारी ही चीज़ों की ताकत की ज़रूरत भी हमको पड़ेगी। तो वैसे में किस तरह का चैलेंज आप मानते हैं उसको, और उसको हम किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये भी बात की कि हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से कि हमें ए को एड्रेस करना और उसके बाद हम बी पर शिफ्ट हों और फिर बी को एड्रेस करके सी पर शिफ्ट हों, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम उसको लेकर कितने विजनरी है हमारा पूरा का पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर जो है, और किस तरह का चैलेंज आप मानते हैं उसको? देखिए, डिफेंस की जो प्लानिंग होती है वो 10 या 15 साल का हम एक कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हम देखना पड़ता है कि 10 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट होगी। उसका काम आज शुरू होना चाहिए, इंडस्ट्री को आज पता होना चाहिए कि 10 साल के बाद आपको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जहाँ तक डिफेंस प्लानिंग है, हम ये मान के चलते हैं कि हर साल अगर हमारा बजट जीडीपी इतनी बढ़ी और बड़ा कंजर्वेटिव फिगर रखते हैं, तो डिफेंस बजट अगर वही उसी तुलना में कितना हो जाएगा, और उस बेसिस पे फिर हम अपनी डिफेंस प्लानिंग करते हैं। तो ये तो रही डिफेंस प्लानिंग नॉर्मल सिचुएशन में। अब है वर्ल्ड बड़ी डायनामिक सिचुएशन में है, हमको खुद नहीं मालूम कि 2047 तक क्या दुनिया का क्या रुख होगा, पर हमें ये मालूम है कि हम कहाँ होना चाहते हैं। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में अपने आप को मानना चाहते हैं, पावरफुल, सुपर पावर ना भी हो, रीजनल पावर तो होंगे, ग्लोबल पावर होंगे, और उसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान अब उस तरफ है। अगर आप देखें मैरीटाइम सेक्टर, मैं खाली एक मैरीटाइम सेक्टर की बात करूंगा, तो अब हर विजन जो हम बना रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट जो बन रहे हैं, वो सब 2047 के लिए। पहले क्या होता था, 5 साल का बनता था, 2025, 2030। पहली बार हमने देखा है लॉन्गर मैरीटाइम विजन विकसित भारत, मैरीटाइम विजन अमृत काल 2047। हर चीज अब 2047 की तरफ देखी जा रही है। तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पा रहे हैं, हम हमारी बजटिंग लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, हम सब कुछ लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है। जहां तक रहा हमारा क्या स्टेटस रहेगा, चीन का हमेशा ये की कोशिश रहेगी कि इंडिया को नीचा दिखाए। वो कहना चाहते हैं कि एशिया में मैं ही एक पावर हूं, आप मेरे साथ मुकाबला मत कीजिए। ग्लोबल साउथ को मैं लीड कर रहा हूं, आप ग्लोबल साउथ में मेरे को चैलेंज मत कीजिए। तो
हम चाइना के साथ मुकाबला नहीं कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी हमसे 4 गुना ज़्यादा है, उनका डिफेंस बजट हमसे 4 गुना ज़्यादा है, सब कुछ 4 गुना ज़्यादा है। तो हमें अपना जो ग्लोबल फुटप्रिंट बनाना है, जो हमको दुनिया में अपना जो हमको प्रभाव डालना है, वो हमको कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। चीन वाली स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी कि आपने जाके करोड़ों रुपए हर जगह डाल दिए और पोर्ट बना दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में सागर का विजन दिया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसको 2025 में उन्होंने महासागर बना दिया है। इसका पर्पस ये नहीं था कि हम मिलिट्री स्ट्रेंथ बनाएंगे, इसका था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। मतलब भारत सबको लेके साथ चलेगा, इंक्लूसिव होगी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग, हम और देशों की शक्ति बढ़ाएंगे। किसी एक देश को पॉसिबल नहीं है पूरे समुद्र की सुरक्षा रखना। वर्ल्ड ऑर्डर और डिप्लोमेसी और ये सब चीजें, कितना उनका स्टेक कितना होगा इसमें, जिस तरीके से हम मूव कर रहे हैं? देखिए, अगर आप खाली इंडियन ओशन ही देख लें, ये अगर हम छोटे देश जैसे मालदीव्स है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, सेशेल्स है, इन पे अगर इनके साथ अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इनकी मदद करें, सर्च एंड रेस्क्यू में हम इनकी मदद करते हैं, कोस्टल सिक्योरिटी में इनकी मदद करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इनके साथ करते हैं, अगर ये सब देखा जाए, अगर हम इस तरीके से इनकी सहायता करें इन चीज़ों में, इनकी इकोनॉमी इंप्रूव करें, इनके लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें हमारे देश में पढ़ने की, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, तो यूनाइटेड नेशंस में ये हर एक देश एक वोट के लिए काउंट करता है। वहाँ ये नहीं देखते देश का साइज क्या है, वेट सबके लिए वोट एक बराबर है, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, इंडिया हो या मालदीव्स हो। तो ये जो हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, ये हमारी स्ट्रेंथ होगी। पर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक हार्ड पावर ना हो साथ में, क्योंकि दुनिया हार्ड पावर को रिस्पेक्ट करती है। चाहे हम कुछ भी कहना चाहें कि सॉफ्ट पावर बहुत ज़रूरी है, सॉफ्ट पावर बहुत ज़रूरी है, पर हार्ड पावर की बैकिंग होनी चाहिए। और चीन जैसा देश हार्ड पावर को रिस्पेक्ट करता है। गलवान में आपने देखा क्या हुआ, इंडिया का जो सॉफ्ट स्टेट का जो परसेप्शन था कि चीन हमको सॉफ्ट स्टेट समझता था कि इंडिया कुछ नहीं करता है, एक बार हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, वो खुद पीछे हो गए। 5 साल गलवान में टेंशन रही, एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि चीन की जो नेवी है, जिसके 8 से 10 जहाज हमेशा हिंद महासागर में होते हैं, वो इंडियन नेवी के किसी भी जहाज के आसपास आई हो इस 5 साल में, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी उनके पास वो काबिलियत नहीं है कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के साथ वो टक्कर ले सकें। 10 साल के बाद क्या होगा हम नहीं जानते, पर इतना मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, वो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब जो हमारा उद्देश्य है वो है कि हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 2047 तक वो ऐसी हो कि हमारे जो भी ग्लोबल रोल हम लेना चाहते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए वो एडिक्वेट हो, वो काबिलियत होनी चाहिए, होगी हमारे पास। जी। और मेरे ख्याल से हम बड़े समझदारी से उसको कर रहे हैं। जितना हमारा बजट है हमको मालूम है कि हमारी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और उसको सबको मद्देनजर रखते हुए हम अपना अप्रोच कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा ख्याल है 2047 में अगर दुनिया जिस तरीके से चल रही है, अगर ऐसी चलती रही तो हमको जहाँ होना चाहिए हम वहाँ होंगे। सो हाउ होपफुल यू आर कैप्टन श्याम कुमार जी? कंक्लूडिंग रिमार्क है बस ये आपके। देखिए, बहुत ही गर्व है मुझे अपनी नौसेना पर, भारत पर और हमारी धरोहर को बरकरार रखने पर। देखिए, जो हमने रीजनल स्टेबिलिटी की बात की और बड़े भाई का रोल की बात की, ये जो देश है ना आसपास के, इन पे घुसपैठियों का एक मुद्दा बनता है, जो मैं कहना चाहता हूं कि हमें इसलिए भी इन देशों को अपने साथ रखना चाहिए, सद्भावना से रहना चाहिए, क्योंकि यहां पे चुपचाप, चाहे वो कोको आइलैंड हो हमारा, जो वर्मा के साथ, म्यांमार के साथ हम देखते हैं, बांग्लादेश की बातें देखते हैं, टर्की अभी एक शिप दे रहा है मालदीव्स को, मालदीव्स के साथ हमारी जो टकराहट हुई आप सब ने देखा होगा, ये सब हम समझते हैं। हम्बन तोता की बात हम सब जानते हैं। और अरेबियन सी में जहां तहां आइलैंड्स, जिबूती तो ऑलरेडी बेस बना के बैठा है, बाब मालदीव पे हमारे को खतरा है, वो चौक पॉइंट हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो अब ऑपरेशन फ्रीडम इंड्योरेंस जो हुआ हूती के अगेंस्ट में, उसमें चाइना ने भाग नहीं लिया, वो अपना तरीका अपना रहा है। तो हमें बहुत ध्यान से इन देशों को रखना पड़ेगा। हम स्कूल, कॉलेज, ट्यूबलाइट्स, वहां पे फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड मैच कर रहे हैं सभी देशों पे, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इन सब के साथ हम सद्भावना के साथ जी रहे हैं। घर बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारे डॉर्नियर, हमारे एलिश हेलीकॉप्टर इन सब जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने खुद एक 11 दिन का गॉल में, श्रीलंका में 2003 में बड़ा ऑपरेशन किया था, फ्लड रिलीफ का 4
डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां मैं एज कमांडिंग ऑफिसर खुद गया था और मैंने श्रीलंका को बहुत करीब से देखा। तो ये जरूरी है हमें कि उनके साथ रखना, क्योंकि हमें मालूम है कुछ देशों ने पहले भी इनकी चुपचाप मदद की है, और जब वो हुआ है तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाती है, क्योंकि ये बहुत करीब है हमारे, ये ज्योग्राफिकली नजदीक है। तो यहां पे मुझे थोड़ा सा चैलेंजेस दिखता है, जिसे हमें लगातार रखना पड़ेगा और इसके लिए हमें खर्च करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और हमारी डिप्लोमेटिक लिवरेजेस भी लेते रहनी पड़ेगी। फंडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमें देना पड़ेगा, जीडीपी के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन में जो देश का जो संबल है, देश का जो विश्वास है और जिस तरह की लीडरशिप है और जिस तरह से लोग एक तरह से एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और जीडीपी भारत की जो लगातार इकोनॉमी जो हमारी सबसे बड़ी बात वो जो बढ़ रही है, वो हमें मिलिट्री को स्ट्रेंथ देगी। 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा, किसी भी देश की जो पावर होती है, वो पहली उसकी अपनी जो इकोनॉमी, दूसरा मिलिट्री पावर और तीसरा सॉफ्ट पावर, संस्कृति। ये तीनों भारत के पास अब है। पहले से संस्कृति थी, मिलिट्री बन रही है और जीडीपी बढ़ रहा है। ये जब तीनों साथ चलेंगी तो जरूर हम एक ग्लोबल पावर और एक सुपर पावर के नजदीक के कहे जाएंगे और विश्व में अपने एक पटल पे हमारा स्थान होगा और हमारी धरोहर जो पुरानी थी वो फिर से वापस आके वहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया कैप्टन श्याम कुमार जी आपका, और कमोडोर अनिल जय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारी जो बढ़ती ताकत है उसके बारे में सुनकर, उसके बारे में इस डिस्कशन के थ्रू जानकारी लेकर। तो कैसा लगा आपको हमारे प्रोग्राम? आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे